लास्ट हमने पेज नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव ऑन करेंगे पेज नंबर 31 पे। तो 30 पेज नंबर पे हमने लास्ट क्या देखा था, आचार्य चरक का महास्नेह कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो हमने देखा था। ठीक है, वसा कहाँ यूज हो रहा था, योनि भ्रंश में यूज हो रहा था, और योनि विशोधक कौन था, तैल था। ठीक है, आगे अब हम चलेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार महासर्पी का यूज बताया है, कहाँ कहाँ पे ये यूज हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले देखो सर्पी किसके लिए लिखा है, सर्पी के लिए क्या लिखा है, विषार्थ में इसको देंगे। किसमें देंगे, विषार्थ में, जो विष से पीड़ित है उसमें देंगे, हीन बुद्धि में देंगे, क्योंकि सर्पी कैसा होता है, मेध्य रहता है। कैसा होता है, मेध्य होता है, इसलिए हीन बुद्धि में देंगे। वातपैतिक विकारों में इसे उपयोगी कहा है। ठीक, आगे जो है तेल के बारे में लिखा है। तेल में क्या लिखा है कि उव्यसन कफ मेद में इसको दिया जाएगा। ठीक है, उव्यसन कफ मेद में दिया जाएगा। ठीक, और पीछे हम तेल को कफ क्या कह रहे थे कि वो वात शामक है मगर कफ का वर्धन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कफ कफ और मेद के लिए दिया जा रहा है। और किसमें देंगे, क्रीमी कोष्ठ में देंगे। ठीक है, क्रूर कोष्ठ में भी इसे दिया जाता है। वसा के लिए क्या कहा है, तीव्र अग्नि वाले में देंगे। तो पीछे जब हमने आचार्य चरक का पढ़ा था तो वहां क्या पढ़ा था हमने कि वसा किसमें देते हैं, नित्य व्यायाम करने वालों में देते हैं। तो नित्य व्यायाम करने वालों की अग्नि कैसी रहेगी, तीव्र रहेगी, राइट। और वायु जिसका प्राण है ऐसे लोगों में देते हैं। टर्म क्या आई है वहां पे, मारुत प्राण। हाँ, मारुत प्राण, वायु जिसका प्राण है ऐसे लोगों में हम वसा देंगे। ठीक है, मज्जा क्रूर कोष्ठ में देंगे। ठीक है, क्रूर कोष्ठ में क्यों देंगे, क्योंकि मज्जा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, तो क्रूर कोष्ठ उसको पचा पाएगा। ठीक है, और वातज विकारों में इसे देंगे। और किसमें देते हैं, घसमरा में, है ना, जिसको जो बहुत ज्यादा जो खाता है उसको हम मज्जा देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब रोगानुसार स्नेह पाक का प्रयोग कहा है। तो स्नेह पाक कौन कौन सा स्नेह पाक मृदु मध्य खर में से कहाँ पे यूज होता है, तो ये हमें बताया है। सुश्रुत का एनपीए करके याद कर लेंगे, सॉरी चरक का एनपीए करके याद कर लेंगे मृदु मध्य खर पाक के लिए। तो एन से क्या आ जाएगा, नस्य फॉर मृदु पाक। पी से, ठीक है, पी से क्या आएगा, पान। तो जो हम पी सकते हैं वो हम बस्ती में भी दे सकते हैं। ठीक है, वो हम बस्ती मार्ग से भी दे सकते हैं, क्योंकि उसने भी कहाँ जाना है, हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक पे ही जाना है। तो ये हमारा मध्य पाक रहेगा पान और बस्ती के लिए। और खर पाक इसको उसको हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। तो वो आ जाएगा अभ्यंग के लिए, खर पाक अभ्यंग के लिए, मृदु पाक नस्य के लिए, मध्यम पाक पान और बस्ती के लिए, और खर पाक जो है वो अभ्यंग के लिए आ जाएगा। सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत पीएनबी कहते हैं, पीएनबी। ठीक है, मृदु पाक को पी सकते हो आप, मध्यम पाक का नस्य और अभ्यंग कर सकते हो, और खर पाक के लिए वो क्या कहते हैं, बस्ती और करण पूरण में उपयोगी है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, शारंगधर की बात यहाँ पे की है। तो शारंगधर ने बाकी सब कुछ तो आचार्य चरक जैसा माना है, लेकिन उन्होंने कहा है मध्यम पाक जो है वो सर्व कर्म हेतु उपयोगी बताया है। ठीक है, सारे कामों के लिए उपयोगी है। बाकी मृदु पाक जो है वो नस्य के लिए हो जाएगा, मध्यम पाक सर्व कर्म के लिए, और खर पाक अभ्यंग के लिए, जैसा कि आचार्य चरक ने कहा है। ठीक, स्नेह सिद्धि के लक्षण अब आगे आते हैं। तो स्नेह सिद्धि के लक्षण में पहले सबसे पहले तो रेशो कैसा रहता है, हम स्नेह सिद्धि करते हैं तो हमारा कल्क स्नेह और क्वाथ का क्या रेशो रहता है, 1:4:16। ठीक है, कल्क अगर हमारा 1 पार्ट है तो स्नेह हमारा कितना होता है, 4 पार्ट्स होता है, और क्वाथ कितना होता है, 16 पार्ट होता है। ठीक है, क्वाथ को हम उड़ा देते हैं। ठीक है, तो वैसे हमारा स्नेह पाक होता है। तो अब यहाँ पे सर्पी और तेल के बारे में लिखा है, उसके फेन से रिलेटेड जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है। तो जैसा हमने पीछे याद किया था यवागु और विलेपी के लिए, वैसे ही हम यहाँ पे याद करेंगे। हम एक चीज याद करेंगे, उससे हम बाकी सब चीज निकाल लेंगे। ठीक, तो अभी क्या हम याद करने वाले हैं, हम देखेंगे सुश्रुत सर्पी शांति। ठीक है, सुश्रुत सर्पी शांति। ठीक है, ऐसे इसको याद करेंगे। सुश्रुत, सुश्रुत के साथ शारंगधर ने भी सेम माना है, तो सुश्रुत सर्पी शांति। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, मतलब क्या हो गया इसका, कि जो आचार्य सुश्रुत का सर्पी है उसमें क्या मिलेगा हमें लक्षण, फेन की शांति मिलेगी। क्या मिलेगा, फेन की शांति मिलेगी। ठीक, तो याद रहेगा। तो फेन की अगर शांति सर्पी में है तो तेल में क्या हो जाएगा, फेन आगम हो जाएगा। ठीक है, चरक का जो है इससे अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा, चरक का अपोजिट इससे आ जाएगा। फेन आगम जो है वो सर्प सिद्धि में होगा, और फेन शांति तेल सिद्धि में होगी। ठीक है, तो इजी रहेगा, याद हो जाएगा इजीली। ठीक है, सुश्रुत सर्पी शांति यहाँ पे याद हमने कर लेना है, सुश्रुत सर्पी शांति। ठीक,
नेक्स्ट आते हैं गर्भ का मासानुमासिक विकास। अब यहाँ पे कहेंगे तो आचार्य चरक और सुश्रुत का यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। इसके अलावा काश्यप का भी लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिखा है देखते हैं। तो पहले मास में आचार्य चरक क्या कहते हैं, पहले मास में आचार्य चरक ने कहा ये खेट भूत होता है, ठीक है। खेट भूत होता है और अगर कैसा होता है, सत असत रूपी होता है, यानी कि सभी अंग कैसे होते हैं, सत्य असत रूप में होते हैं, ठीक। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि अभी पहले कलल के जैसा ही होता है, ठीक है, कलल के जैसा ही होता है। सेकंड मास आता है तो सेकंड मास में चरक बोलते हैं अब ये कुछ घन बन गया है, ठीक है, घन स्वरूप हो गया, थोड़ा सा थिक हो गया है। अब घन है तो पुरुष होगा, पेशी जैसा लगेगा तो स्त्री होगी, और अर्बुद जैसा होगा तो नपुंसक ही होगा। सुश्रुत आचार्य कहते हैं कि महाभूतों से पाक घन अर्बुद पेशी स्वरूप ही हो जाता है। महाभूतों का पाक होता है, ठीक है, उसके बाद घन अर्बुद पेशी स्वरूप हो जाएगा, ठीक है। इजी है, पहले 2 मंथ में तो ज्यादा कुछ नहीं है। अब थर्ड मंथ में जब एंटर करता है तो चरक क्या कहते हैं, सुख दुख की वेदना यहाँ पे होती है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्या है, 2 हृदय की उत्पत्ति आचार्य चरक ने थर्ड मंथ में कही है। 2 हृदय की उत्पत्ति, ठीक है, 2 हृदय आया तो सुख दुख की वेदना भी आएगी, ठीक है। 2 हृदय आया तो स्पंदन भी आएगा, तो स्पंदन भी प्रारंभ होता है। और क्या लिखा है, सर्वे इंद्रिया और सर्वे अवयवों की उत्पत्ति हो जाती है, कि बॉडी में एक छोटे छोटे रूप में सारे अवयव वैसे बन जाते हैं, ठीक है। युगपद्येन उत्पत्ति, इस तरह से वहां टर्म आई है, ठीक। काश्यप ने भी थर्ड मंथ में 2 हृदय की उत्पत्ति कही है, ठीक है। आगे देखो, आचार्य सुश्रुत जी क्या कहते हैं, हस्त, पाद, शिर और पंच पिंडिकाओं का निर्माण होता है। पंच पिंडिका क्या हुई, हमारे हाथ, पैर, ठीक है, बॉडी और सिर, ठीक है। तो ये हमारी पंच पिंडिकाओं का निर्माण हो गया, ठीक है। अंग प्रत्यंग विभाग कैसे हैं, सूक्ष्म है, ठीक है। कैसे हैं अंग प्रत्यंग विभाग, सूक्ष्म है, तीसरे महीने में, ठीक है। आचार्य सुश्रुत का भी 2 हृदय नहीं आया है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ शुरू हुआ तो चौथे में स्थिरता बढ़ेगी, चौथे मंथ में स्थिरता बढ़ेगी, ऐसे हमने याद किया था, ठीक है। और क्या होगा, गर्भ जो है स्थिर हो रहा है तो गर्भिणी का शरीर भी कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो गुरुगात्रता टर्म आई है, वो बॉडी उसकी हैवी फील करेगी, ठीक। आचार्य सुश्रुत जब बात कर रहे हैं तो गर्भ का हृदय और चेतना का प्रादुर्भाव वो चौथे महीने में कह रहे हैं, यानी कि 2 हृदय संज्ञा वहां पे आएगी, ठीक है। और अंग प्रत्यंग विभाग अब कैसा हो गया, प्रव्यक्त हो गया, अब थोड़ा सा क्लियर दिखने लग गया कि ये हाथ है, ये पैर है, ठीक है, प्रॉपर अब हमें थोड़ा सा दिखने लग गया, ठीक। नेक्स्ट हम एंटर करेंगे अब फिफ्थ मंथ में। फिफ्थ मंथ में क्या हो जाता है, फिफ्थ मंथ में आचार्य चरक ने क्या कहा, मांस और रक्त जो है वो पंचम में मास जो है, मास के साथ क्या होगा, रक्त की अधिक वृद्धि होगी, किसमें, गर्भ में वृद्धि होगी। तो अगर गर्भ में वृद्धि होगी, ले किससे रहा है, वो मदर से ले रहा है, तो गर्भिणी क्या हो जाएगी, कृश हो जाएगी, ठीक है। तो ये पंचम मास में मास की वृद्धि, पंचम में मास की वृद्धि, ठीक है। और रक्त की वृद्धि साथ में होगी, और गर्भिणी कैसे हो जाएगी, कृश हो जाएगी। काश्यप यहाँ पे जीवक टर्म देते हैं 5वें मास में, और हारित कहते हैं सुजीव होगा 5वें मास में, ठीक। अब सुश्रुत क्या कहते हैं, सुश्रुत ने पंचम में देखो म से सब कुछ आ रहा है, यहाँ पे मास की वृद्धि हुई, यहाँ से मन प्रतिबुद्धतरम भवती, ठीक है, मन प्रतिबुद्धतरम भवती। हमें जो पढ़ाया गया था वो कहा था कि सुश्रुत का मन जो है मुट्ठी में है, तो मुट्ठी में होती है हमारे पास 5 उंगलियां, ठीक है। तो मन जो है वो मुट्ठी में है, तो 5 यानी कि 5वें महीने में जो है क्या है, मन प्रतिबुद्धतरम भवती, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास 6th मंथ आता है। तो 6th मंथ में क्या होगा, बालक जो है अभी उसका मांस रक्त की वृद्धि हो गई है, अब उसका क्या होगा, बलवर्ण की वृद्धि होगी उसमें, ठीक है, बलवर्ण बढ़ेगा उसका। तो वो सारा न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, गर्भिणी से ले रहा है, तो गर्भिणी का जो बलवर्ण है वो उसकी हानि हो जाएगी, ठीक है, उसकी हानि हो जाएगी। हारित कहते हैं यहाँ पे 6 मंथ में स्फुरण करेगा वो, ठीक है। सुश्रुत कहते हैं सुश्रुत षष्टे बुद्धि, ठीक है, षष्टे बुद्धि उन्होंने कहा है कि छठे महीने में बुद्धि आएगी, सुश्रुत षष्टे बुद्धि, ठीक है। वाग्भट जी क्या कहते हैं, नख और रोम की उत्पत्ति यहाँ पे हो जाती है, छठे महीने में नाखून और रोम उसके उगने लग जाते हैं, ठीक। 7th मंथ में एंटर करते हैं तो चरक कहता है कि गर्भ जो है वो अब संपूर्ण भावों से पुष्ट हो चुका है, ठीक है, प्रॉपर उसमें सारे बॉडी पार्ट्स आ चुके हैं, और गर्भिणी अब कैसी रहेगी, क्लांततमा हो जाएगी, ठीक है। सर्वे भावैर अप्यायते, और गर्भिणी कैसी हो जाएगी, क्लांततम हो जाएगी, अब उसमें उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, यहाँ पे गर्भ जो है वो सारे भाव उसमें आ गए हैं, वो एक्टिव हो जाएगा, और गर्भिणी हो जाएगी क्लांत। सुश्रुत क्या कह रहे हैं, सर्वांग प्रत्यंग विभागा प्रवक्त तरह, ठीक है,
सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तरह, ये सारे अब जो अंग विभाग थे वो प्रव्यक्त तर हो जाएंगे, यानी कि प्रॉपर सब कुछ दिखेगा। अभी हमें हाथ दिखेंगे, नेल्स दिखेंगे, आईज दिखेंगी, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, काश्यप क्या कहते हैं? काश्यप कहते हैं सातवें में त्रिदोष युक्त हो जाता है गर्भ। ठीक है, सातवें मंथ में कैसे हो जाता है? त्रिदोष युक्त गर्भ हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, त्रिदोष युक्त बाकी किसी ने नहीं बताया, काश्यप ने बताया है कि 7th मंथ में गर्भ कैसा हो जाता है? त्रिदोष युक्त हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, विच इज पेज नंबर 32। तो यहाँ पे अष्टम मास में देखो क्या क्या कह रहे हैं। हारित कहते पाचक अग्नि यहाँ पे अष्टम मास में आ गई। ठीक है, आचार्य चरक कह रहे हैं ओज का आदान प्रदान चला रहेगा, कभी गर्भ में, कभी माता में, कभी गर्भ में, कभी माता में। ठीक है, तो ओज का आदान प्रदान चलेगा। ठीक है, इसको अगण्य कहा है, ओज जो है अगण्य है। सुश्रुत क्या कहते हैं? ओज की अस्थिरता सेम ही बात है, और उन्होंने कहा नैऋत्य को बलि दो इसमें। ठीक है, नैऋत्य को बलि दो इसमें। ठीक है, किसकी? मांस रस और औदन की बलि वहां पे कहा है। फिर आ जाते हैं हम लास्ट मास पे। ठीक है, लास्ट मास पे आ जाते हैं, तो वहां पे क्या लिखा है? नवम मास में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है कि हारित हारित जो है वो क्या कहते हैं? चेष्टा की उत्पत्ति, उन्होंने चेतना की उत्पत्ति आखिरी मंथ में बताई है। और आचार्य चरक क्या कहते हैं कि 8वें मास के एक दिन भी बाद शुरू हो गया तो उसके बाद से ही प्रसव काल शुरू हो जाता है, जो कि 10th मंथ तक चलता है। तो ठीक है, चरक ने क्या बोल दिया? 8 महीने के बाद, यानी कि 9th to 10th जो है वो अब प्रसव काल चल पड़ा है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जो है वो क्या कहते हैं? 9th to 12th, 9 से 12वें मास तक जो है वो प्रसव काल चलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखो आगे चलते हैं। ये तो हमारा आ गया संहिता में क्या क्या लिखा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट क्या है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट क्या क्या होता है। ठीक है, आई होप आपने ये अच्छे से कर लिया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इसको अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली डायरी में आप नोट कर लो, ये वाला पार्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको देखो। ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक भी है, थोड़ा सा इसको निमोनिक बना लो। जैसे स्थिरता कहाँ पे आ रही है? तो चौथे में स्थिरता आ रही है। ठीक है, पंचम में मांस और रक्त बन रहा है, गर्भिणी कृश हो जाएगी, बच्चे का मांस रक्त बनेगा। तो षष्टम में क्या होगा? षष्टम में क्या होगा? बलवर्ण आदि की वृद्धि हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे। ठीक है, आधुनिक मतानुसार यहाँ पे देखेंगे मासानुमासिक विकास जो है हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मासानुमासिक विकास जो है हम देखेंगे क्या है यहाँ पे। फर्स्ट मंथ में क्या होता है? उसकी लेंथ कितनी होती है? 4 mm तक होती है। ठीक है, 4 mm तक लेंथ होती है, और वेट कितना होता है? 1.25 से 1.5 ग्राम्स तक होता है। ठीक है, अभी क्या है? एम्ब्रियो जो है वो जाइगोट से कितना हो जाता है? 1000 टाइम्स बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये जनरल सी बात है। और क्या है? थर्ड वीक में क्या होता है? हृदय में सूक्ष्म स्पंदन यहाँ पे कह रहे हैं, ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो उसका है, डाइजेशन वाला पार्ट है, वृक्कों का निर्माण यहाँ पे शुरू हो जाता है, यानी कि सेल जो है वो सूक्ष्म रूप से वो डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो लंबाई कितनी रही? 4 mm रही। वेट जो है 1.25 से 1.5 ग्राम, बहुत ही कम है। एम्ब्रियो जाइगोट से 1000 टाइम्स बड़ा हो जा रहा है। थर्ड वीक में थोड़ा सा स्पंदन जो है वो फील हो रहा है। बाकी जो उसका सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी वाला, वृक्क वाला सिस्टम, ठीक है, ये किडनी फंक्शन है, इसका निर्माण जो है प्रारंभ हो रहा है। सेकेंड मंथ में एंटर करते हैं, तो सेकेंड मंथ में क्या होता है? सेकेंड मंथ में लेंथ हो जाती है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेंथ हो जाती है। नाक, कान और पलकों की आकृति जो है बनने लग जाती है। सिर्फ एक शेप बनेगी। ठीक है, शेप जैसी बनेगी, और वो प्रॉपर फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, एक शेप जैसी सेकेंड मंथ में बनती है। थर्ड मंथ में क्या होता है? लेंथ हो जाती है 7 to 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 to 9 सेंटीमीटर लेंथ हो जा रही है। वेट इसका 20 ग्राम्स हो जा रहा है। ठीक है, अभी क्या बन रहा है? स्वर यंत्र बन रहा है, लैरिंक्स वाला पार्ट जो है वो बन रहा है, ऊंट उसके बन रहे हैं, बंद नेत्र पलकों का निर्माण, यानी कि आईज क्लोज्ड, वैसे उसकी एक शेप सी जो है वहां पे बन जाएगी। पर अभी वहां पे क्या डिवीजन नहीं हुआ है। ठीक, गर्भ निगरण और श्वसन क्रिया, अभी ब्रीदिंग लेना वो शुरू कर सकता है, बट अभी लंग्स जो है प्रॉपर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा है, बट ठीक है, आगे चलते हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो है यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? ऑसिफिकेशन सेंटर्स बन जाते हैं। और क्या बन जाती हैं? हाथ पैर की उंगलियां जो है वो स्पष्ट जो है आप देख सकते हैं यूएसजी वगैरह में। ठीक है, उन पर नाखूनों के निशान बनते हैं, बट नाखून नहीं बने होते, बस एक निशान जो है वो एक मार्किंग्स बनी रहती है। गर्भ का लिंग यहाँ पे थर्ड मंथ में स्पष्ट हो जाता है। तो थर्ड मंथ में गर्भ का लिंग पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं किया जाता, लेकिन फॉरेन में लोग पता करवाते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ मंथ में क्या होता है। फोर्थ मंथ में लेंथ जो है वो 22 सेंटीमीटर है हो जाती है। वेट कितना हो जाता है 240 ग्राम्स हो जाता है। ठीक है, गर्भ रोमो यानी कि लेन्यूगो का प्रादुर्भाव होता है। लेन्यूगो यानी कि बॉडी में क्या है, बॉडी हेयर्स रहते हैं, तो बॉडी हेयर्स जो है गर्भ में अभी इस फोर्थ मंथ में आ जाते हैं। ठीक, वर्निक्स कैसियोसा का निर्माण होता है। वो भी क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है स्किन की। चेहरे की आकृति स्पष्ट हो जाती है और क्या होता है, माता को गर्भ स्पंदन की अनुभूति प्रारंभ होती है। यहाँ पे फीलिंग पता चलता है कि हार्ट बीट हो रही है बेबी की। ठीक है, स्पंदन उसका मूवमेंट जो है वो फोर्थ मंथ में फील होने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हार्ट बीट नहीं, मूवमेंट, यहाँ पे इसका स्पंदन से मूवमेंट ये लिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ मंथ में क्या होगा, लंबाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, एक बड़े स्केल के बराबर, और वेट हो जाएगा अराउंड 480 ग्राम्स। और क्या होगा, बेबी में फैट डिपोजिशन शुरू होना स्टार्ट होगी। पहले तो सिर्फ स्किन बनी है, बोन्स बन रही हैं। ठीक है, अभी क्या है, स्किन के नीचे फैट डिपोजिशन बनना शुरू हो रही है। ठीक है, और क्या है, आंतों में मेकोनियम का प्रादुर्भाव होता है। तो इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं ये, फैट डिपोजिशन हो रही है, मेकोनियम बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्या है, 6 मंथ में आए तो लंबाई हो जाएगी 33 सेंटीमीटर, ज्यादा पांचवें से छठे में ज्यादा नहीं लेंथ बढ़ी। और क्या होगा, यहाँ पे वेट हो जाएगा अराउंड 1 केजी, कितना हो जाएगा, अराउंड 1 केजी हो जाएगा। भौहों का प्रादुर्भाव यानी कि आईब्रोज बन जाएंगी। वृषणों की स्थिति कहाँ हो जाएगी, वृक्कों के समीप हो जाएगी। ठीक है, जो ये है हमारे वृषण हैं, ये कहाँ हो जाएंगे, वृक्कों के समीप आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, आंखें खोल और बंद कर सकता है। अभी जो आईज बनी थी, आईज की शेप बनी थी, वो स्लिट हो जाएंगी और वो खोल और बंद कर सकता है बच्चा छठे महीने में आंखें। चिल्लाने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। ठीक है, चिल्लाता तो नहीं है फॉर्म के अंदर, बट उसके सामर्थ्य आ जाता है, उसमें पोटेंशियल आ जाता है, अगर वो बाहर आता है तो चिल्ला सकता है। अब 7th मंथ में क्या है, लेंथ हो जाती है 40 सेंटीमीटर, वेट कितना हो जाता है, अराउंड 1.5 केजी। प्राय सभी तंत्रिकाएं रिफ्लेक्स स्थापित हो जाती हैं, ऑलमोस्ट अभी 7th मंथ में सारी रिफ्लेक्सेस आ गई। ठीक है, वृषण जो है वो इंगुइनल केनाल में डिसेंड करने लग जाते हैं। ठीक है, लेन्यूगो जो है वो जो बॉडी हेयर्स आए थे वो क्या हो जाएंगे, अब अदृश्य हो जाएंगे, यानी कि अब ये चले जाते हैं। ठीक, फुफ्फुस जो है परिपक्व हो जाता है, अब उसके लंग्स जो हैं वो प्रॉपर फॉर्म हो चुके हैं, तो वो ब्रीथ कर सकता है अगर बॉडी के बाहर आता है तो। 8th मंथ में क्या होता है, लेंथ हो जाती है 45 सेंटीमीटर, वेट हो जाता है 2 किलोग्राम्स। ठीक है, और वृषण जो है वृषण कोश में यानी कि टेस्टिकल्स में ये आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, सॉरी, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में आ जाते हैं। यही बात यहाँ पे ऊपर की ही थी कि जो टेस्टिस हैं वो किसके, किडनीज के नियर बाय आ जाते हैं। ठीक है, अभी 8th मंथ में वो नीचे उतर आए। ठीक, 9th मंथ में एंटर करते ही लेंथ हो जाती है अराउंड 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अराउंड 50 सेंटीमीटर, वेट हो जाता है अराउंड 2.5 केजीज, और सारे अंग प्रत्यंग जो है वो प्रॉपर उसके बन चुके होते हैं। ठीक, तो ये रहा मॉडर्न का कॉन्सेप्ट, और आपको इसको दोबारा देख के आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये तो बार बार देखने वाला ही है। नेक्स्ट अब देखो सुश्रुताचार्य ने क्या क्या हमने पीछे पढ़ा। 3rd मंथ में क्या हो रहा था, इंद्रियां सूक्ष्म थी। 4th मंथ में क्या था, इंद्रियां प्रवक्त हो गई, और 7th मंथ में क्या था, इंद्रियां प्रवक्त तर हो गई। ठीक है, पहले सूक्ष्म, फिर प्रवक्त, फिर प्रवक्त तर। ठीक है, 3rd मंथ, 4th मंथ और 7th मंथ। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, दोहृदय अवस्था देखी थी। तो दोहृदय अवस्था के लिए हमने क्या देखा था, आचार्य चरक ने 3rd मंथ में मानी है, वैसे ही सेम आचार्य काश्यप ने भी 3rd मंथ में मानी है। आचार्य सुश्रुत ने एक मंथ एक्स्ट्रा यानी कि 4th मंथ में मानी है। वाग्भट यानी कि अष्टांग संग्रह की जब बात करें तो उन्होंने 3 पक्ष से 5 मास तक जो है दोहृदय अवस्था मानी है। कब कब, 3 पक्ष से 5 मास तक। ठीक है, 5th मंथ तक वो कहते हैं दोहृदय अवस्था है। ठीक, और अष्टांग हृदय जो है 2nd मंथ पे क्या मानते हैं, दोहृदय अवस्था मानते हैं। हारित ने भी चरक की तरह ही माना है। ठीक है, तो चरक काश्यप हारित का सेम हो जाएगा। 3rd मंथ में दोहृदय होता है सुश्रुत का, 4th मंथ में दोहृदय होता है, और अष्टांग हृदय का जो है 2nd मंथ में दोहृदय वो बताते हैं, और अष्टांग संग्रह का कब हुआ, 3 पक्ष से 5वां मास। ठीक, अब लास्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि गर्भ में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, कौन से पार्ट की उत्पत्ति हुई, ये जो है डिस्कशन संहिताओं में हुआ है। ठीक है, तो आचार्य चरक क्या कहते हैं, सबसे पहले वो देखेंगे। तो चरक कहते हैं कुमार शिरा भारद्वाज का शिर सबसे पहले आया, तो नाम में ही शिरा है। ठीक है, तो इनका शिर सबसे पहले आया, ये कुमार शिरा भारद्वाज कहते हैं कि सबसे पहले आएगा शिर। कांकायन कहते हैं सबसे पहले आएगा हृदय, तो काका का हृदय करके हमने याद किया था, काका का हृदय। ठीक है, कांकायन कहते हैं सबसे पहले आएगा हृदय। भद्रकाप्य कहते हैं कि नहीं नहीं, सबसे पहले आएगी नाभि, भद्रकाप्य की नाभि। ठीक है, भद्रकाप्य की नाभि।
और फिर भद्र शौनक क्या कहते हैं, शॉन द शीप, शीप क्या है, बहुत सारा पॉटी करता है गुदा से, ठीक है। तो भद्र शौनक कहते हैं गुदा सबसे पहले आई, ठीक है। बडिश जो है वो क्या कहते हैं, हाथ पैर सबसे पहले, ठीक है। बडिश क्या कहते हैं, हाथ पैर सबसे पहले आए। विदेह जनक, जनक कैसे थे, जनक बहुत इंटेलिजेंट थे, वो कहते हैं इंद्रियां सबसे पहले आई। मरीचि काश्यप कहते हैं कि अचिंत्य है, ऐसे आप बता नहीं सकते कि सबसे पहले क्या आएगा। और आत्रेय जी और धन्वंतरी जी क्या कहते हैं, सर्वांग पहले आए, मतलब सब कुछ जो है वो एक साथ बनने शुरू हुआ, तो सारे अंग जो है वो एक साथ सर्वप्रथम उत्पत्ति होंगी एक साथ ही होनी शुरू होती है, ठीक है। ये आचार्य चरक आ गया। सुश्रुत थोड़ा डिफरेंट कहते हैं काफी सारी चीजों को, तो वो कहते हैं शौनक का शिराया, ठीक है। किसका, शौनक का शिराया। कृतवीर्य का हृदय आता है, ठीक है। काका कृत हृदय करके भी याद कर सकते हैं। कांकायन जो है वो चरक का हो जाएगा, कृतवीर्य सुश्रुत का हो जाएगा, और इनका आता है हृदय, ठीक है। अब जैसे आपको कंफर्टेबल रहे वैसे आप याद करिए। पराशर की होती है नाभि, ठीक है। पराशर की होती है नाभि एक, और पाणिपात जो है वो किसने माने, मार्कंडे ने माने, मार्कंडे ने माने पाणिपात, ठीक है। मार्कंडे ने पाणिपात पहले माने हैं। मध्य शरीर जो है बीच वाला, ये थोड़ा डिफरेंट है। मध्य शरीर कौन बोल रहे हैं, सुबुद्धि गौतम कह रहे हैं आचार्य सुश्रुत की, सुश्रुत संहिता में जब डिस्कशन हुआ है तो, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, मध्य शरीर पहले आया और सारे अंग पहले आए हैं, ये हमारे धन्वंतरी जी ने कहा है, ठीक। क्लियर हो गया। तो इसको आपने बार बार देखना है। क्या क्या हमने देखा, आज हमने देखा महास्नेह आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, देखिए कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तीव्र अग्नि वाले को वसा देनी है, क्रूर कुष्टि को मज्जा देनी है, और क्या कहा है, हीन बुद्धि को हम क्या देंगे, हीन बुद्धि और विषाद को सर्पी देंगे, ठीक है। मृदुपाक, मध्यपाक, खरपाक कहाँ कहाँ यूज होता है, एनपी हमने चरक का पढ़ा, सुश्रुत का हमने पीएनबी पढ़ा, ठीक। शालंधर क्या कहते हैं, मध्यम पाक सर्वकर्म में यूज होता है, सर्वकर्म में यूज होता है। स्नेह सिद्धि के लक्षण में हमने एक निमोनिक याद किया, सुश्रुत सर्पी शांति, ठीक है। सुश्रुत सर्पी शांति, ठीक है। तो सुश्रुत की सर्पी की शांति होती है फेन की, ठीक है। सर्पी में फेन शांति होती है, तो तेल में क्या हो जाएगा, तेल में हो जाएगा फेन उद्गम, ठीक। तो और बाकी आचार्य चरक का अपोजिट हो जाएगा। बाकी हमने मासानुमासी क्रम देखा, दोहृदय की उत्पत्ति 3rd मंथ में थी आचार्य चरक की, आचार्य सुश्रुत ने 4th मंथ में मानी है। मन प्रतिबुद्धतरम भवति, मन है मुट्ठी में आचार्य सुश्रुत का, ठीक है। मन जो है उन्होंने 5वें मंथ में माना है, और षष्ठे बुद्धि कहा है, 6ठे महीने में बुद्धि आती है। पहले मन आ गया, उसके बाद बुद्धि आई। सप्तम में काश्यप कहते हैं कि बच्चा कैसा हो जाएगा, त्रिदोष युक्त हो जाएगा। 8वें में तो ओज का आदान प्रदान रहता है दोनों ही संहिताओं में, और 9th मंथ में क्या है, प्रसव का समय शुरू हो जाता है, ठीक। सुश्रुत ने 9 से 12 महीने कहा, चरक ने, ठीक है, 8वें महीने के एक दिन बाद से शुरू कर दिया और 10 मंथ तक कहा। बाकी हमारे मॉडर्न की यहाँ पे चीजें थी, ऑसिफिकेशन सेंटर हमारे 3rd मंथ में आ रहे थे, ठीक है। और क्या है, गर्भ का लिंग जो है 3rd मंथ में स्पष्ट हो जाता है। वर्निक्स कैसियोसा और लेन्यूगो जो है, ये लेन्यूगो क्या होता है, बॉडी हेयर्स होते हैं, ये क्या कब आते हैं, 4th मंथ में आते हैं, ठीक है। 4th मंथ में आते हैं। 5th मंथ से फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। म्यूकोनियम भी 5th मंथ में बनता है, और विषण जो है वृक्कों के आसपास हो जाते हैं, ये होता है। टेस्टिकल जो है वो वृक्कों के आसपास हो जाते हैं, किडनीज के पास होते हैं, ये होता है 6th मंथ में। 7th मंथ में वो इंग्विनल कैनाल में एंटर करेंगे, और 8th मंथ में डिसेंड कर जाएंगे नीचे, ठीक है, स्क्रॉटम में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और बाकी हमने दोहृदय अवस्था देखी, और क्या कहा, शौनक का शिर किसने माना है, आचार्य सुश्रुत ने माना है, सबसे पहले आता है। पराशर की नाभि, कृतवीर्य का हृदय, पाणिपात जो है वो मार्कंडे ने कहे हैं, सबसे पहले आते हैं हाथ पैर। सुबुद्धि गौतम कहते हैं मध्य शरीर सबसे पहले आते हैं, और धन्वंतरी कहते हैं सर्वांग पहले आता है, ठीक है। आचार्य चरक के कहते हैं कुमार शिर भारद्वाज ने शिर माना है, काका का हृदय, कांकाइन का हृदय है, भद्र काव्य की नाभि है, भद्र शौनक ने गुदा मानी है, सौंदर्य शीप करके याद रखा हमने इसको। बटिश ने हाथ पैर पहले माने हैं, और विदेह जनक इंद्रियां पहले मानते हैं। मरीचि काश्यप अचिंत्य कहते हैं, और आत्रेय और धन्वंतरी सर्वांग की उत्पत्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। बाकी आपने पीछे का भी रिवाइज करते रहना है, और अगर आपको यूजफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।